नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि 30 मार्च हो गया है और पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 चल रही हैं। 30 मार्च में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि प्रश्न अब सरल होने लगे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज की शिफ्ट में जो प्रश्न आए हुए हैं वो काफ़ी सरल हैं। तो यदि प्रश्न सरल हैं तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट भी ऊपर पे जाएगी, है ना। यदि प्रश्न सरल हैं तो जो लिस्ट होगी वो भी ऊपर पे जाएगी। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लिस्ट भी ऊपर जाएगी। ये चलता रहता है ऊपर नीचे, और जो नॉर्मलाइजेशन लगेगा वो सब में अलग अलग तरीके से लगेगा, तो भी कोई समस्या नहीं है, बस आप लोग करते चलें। हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पर प्राप्त होगी। चलिए चालू करते हैं बिना लेट किए हुए, हर बार की तरह। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर है? प्रश्न ये था। देखिए सरल प्रश्न है, तो रायसेन में है दोस्तों, और 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है सांची स्तूप को लेकर। कहाँ? इसी पटवारी भर्ती परीक्षा में। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न तो है ये। प्रसिद्ध सांची का स्तूप राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप जो विदिशा से कुछ दूरी पर है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक को आप लोग जानते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। स्तूपों की यदि संख्या की मैं बात करूं तो दोस्तों 3 स्तूप हैं, है ना। उसमें से एक जो स्तूप है उसमें बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। दूसरे वाले जो स्तूप है उसमें बुद्ध के जो शिष्य थे, मोदगलायन और सारीपुत्र, उनके अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है। और जो तीसरा है उसमें बुद्ध के जो अन्य अनुयायी थे उनके अवशेष रखे हुए हैं। ये 3 मुख्य स्तूप हैं वहाँ पर, छोटे छोटे तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है। यहाँ मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में बुद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। सांची स्तूप को 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बुद्ध से प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों। यदि देखा जाए तो भारत में, यदि भारत को दूसरे देश के लोग आध्यात्मिकता के नाम पर जानते हैं तो उनमें बुद्ध भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। क्योंकि बुद्ध भारत में हुए। भारत के बाद बुद्ध का जो एक तरीके से देखा जाए, या बुद्ध धर्म को देखा जाए, बौद्ध धर्म को देखा जाए, तो चीन हो गया, है ना, जापान हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया। यहाँ पर बुद्ध धर्म काफ़ी फैला। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया को प्रकाशित करने वाले, एशिया को प्रकाशित करने वाले, है ना। तो बुद्ध बहुत अलग कहानी है, बुद्ध बुद्धत्व ये सब, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन दोस्तों। चिड़ौखा झील कहाँ स्थित है? एक झील से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था। कभी बुद्ध की चर्चा अपन बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों, जब कभी एथिक्स में आप लोग क्लास लेंगे बुद्ध की, तब, है ना। जो अगर MPPSC वाले विद्यार्थी देख रहे हों तो वो लोग ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब PSC की क्लासें बहुत ही जल्दी चालू होने वाली हैं। चिड़ौखा झील कहाँ पर स्थित है? तो नरसिंहगढ़ में। चिड़ौखा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। ये तहसील है। एक झीलों का नाम चिड़ौखा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में चिड़िया के आकार का एक सुंदर जलाशय है स्थित होने के नाम पर पड़ा। इस झील को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। आ जाए मालवा का कश्मीर क्या है, तो इसी झील को मालवा का कश्मीर कहा जाता है, चिड़ौखा झील। राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ का जो किला है उसको कश्मीर के मालवा के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के मालवा के नाम से जाना जाता है। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग जो होता है दोस्तों उसी को काली मौत कहते हैं। यह एक प्रकार का जीवाणु है जो प्लेग के अलग अलग रूप में होने के कारण होता है। यह चूहों के द्वारा फैलता है। प्लेग आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक समय में काफ़ी ज़्यादा फैला करता था। इस रूप की उत्पत्ति पास्चुरेला पेस्टिस से होती है। वो जो जीवाणु है उसका नाम ही है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। यहाँ पर देख लेता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। पास्चुरेला पेस्टिस, पेस्टीज। अब सुनिएगा ध्यान से। प्लेग, ठीक है। जो एक तरीके से रोगों से संबंधित जो एक क्लास है वो ले ली गई है। आप लोग इसी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जो कि पटवारी एनालिसिस में है। उसी प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो लगभग में 8 से 9 क्लासें ऐसी डली हुई हैं जिनको आप लोग देख लें। उनसे प्रश्न निश्चित तौर पर आ रहे हैं। 4 से 5 नंबर आपके दोस्तों कवर हो जाएंगे। 1 नंबर बहुत होता है, यहाँ तो 4 से 5 नंबर आपके उन क्लासों से हो जाएंगे। ज़्यादा मैं बात नहीं करता है कि मैं हवा में बात कर दूँ कि 10 नंबर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। 4 से 5 नंबर क्लियर होंगे। देखिए रोगों से संबंधित है एक अलग क्लास, उसमें बिल्कुल एकदम फास्ट रिवीजन है, उसको देख लीजिएगा। एक उसमें विटामिन से संबंधित है,
उसको देख लीजिएगा। एक आवर्त सारणी से संबंधित है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। और रासायनिक सूत्रों से संबंधित है, देख लीजिएगा। तीनों में चारों टॉपिकों में से प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग देख लेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की भी अलग अलग क्लासें उसमें डली हुई हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों मांडू में स्थित है। कहाँ है? मांडू में स्थित है। एक बात और बता दूं, युद्ध अभ्यास से आज प्रश्न शायद नहीं आए हुए हैं, बाकी अगर आए हुए हों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। युद्ध अभ्यास से आज प्रश्न नहीं आया हुआ है। चलिए, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों मांडू में स्थित है। इन महलों का निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में हुआ। इस महल का उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था। जहाज महल का अगर निर्माण की हम बात करें तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। एक तरीके से इस महल में इनकी रानियां रहा करती थीं। रानियां, रानी नहीं भाई, रानियां, इनकी काफ़ी रानियां होती थीं। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया? तो 1965 में। 1965 में। एक प्रश्न यहाँ से भी आ रहा है दोस्तों कि कौन सा जो निगम है वो कब स्थापित किया गया। कभी खाद्य निगम से आ गया तो कभी औद्योगिक विकास निगम से आ गया। इस प्रकार से प्रश्न बार बार बदल के इससे संबंधित आ रहा है। इसकी भी क्लास जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, हो सकता है कल सुबह 8 बजे इसी की क्लास हो, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित किया गया। इस निगम का कार्य बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है। औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। क्लियर। दतिया में कौन सा प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थित है? पीताम्बरा, माँ पीताम्बरा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध जगह है माँ पीताम्बरा। जब मैं ग्वालियर में रहा करता था तो यहाँ पर अक्सर जाया करता था। चलिए, दतिया में प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ स्थित है। दतिया शहर के मध्य स्थित इस शक्तिपीठ की स्थापना श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा की गई है। यहाँ पर बगुलामुखी देवी और धूमावती देवी मंदिर की स्थापना की गई है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले दतिया का प्राचीन नाम ही दिलीप नगर है। ये इंग्लिश में है दोस्तों, लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ आपको, तो भूलिएगा नहीं, दिलीप नगर। ठीक है। यहाँ पर अनेक मंदिर होने के कारण इसे वृंदावन भी कहा जाता है। जैन तीर्थस्थल सोनागिर भांडेर में राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत ग्रह है। माता टीला बांध यहाँ पर है। दतिया का किला यहाँ पर है और बालाजी मंदिर यहाँ पर स्थित है। माता टीला का बांध दोस्तों थोड़ी सीमा पर स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है। अस्पताल में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा निदान में किस ध्वनि के स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, जिनकी सीमा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अस्पताल में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा निदान में ध्वनि के स्रोत पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहेंगे। मनुष्य के कान इसको नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इनको सुन सकते हैं। चमगादड़ तो इन्हीं तरंगों के कारण ही रात में उड़ता है। उसको रात में दिखाई नहीं देता, पर उसका दिमाग इस तरीके का बना होता है कि वो जैसे ही उड़ेगा, उड़ने के बाद अपनी कुछ आवाज़ को निकालेगा। आवाज़ निकालने के बाद आवाज़ यहाँ से टकराएगी। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, तो उसके दिमाग को तुरंत एक मैसेज पहुँच जाता है कि भैया यहाँ पेड़ है, यहाँ से बगल में हो जाना है। और ये मैसेज इतनी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं कि आप लोगों ने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा होगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि इतनी जल्दी मैसेज पहुँच गया और ये उड़ गया और बगल में साइड में होकर निकल गया। इस तरीके का चमगादड़ का मस्तिष्क बना होता है। चलिए, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये धुबेला में है। महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर में, छतरपुर के धुबेला नामक स्थान पर स्थित है। इस समाधि का निर्माण स्वयं बाजीराव पेशवा ने करवाया था। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित कर लिया था और महाराजा की पदवी धारण की थी। क्लियर है। एक समय था जब औरंगजेब का अपने समय में काफ़ी ज़्यादा शासनकाल था, लेकिन औरंगजेब दरअसल होता क्या है, दक्षिण की नीति में इतना ज़्यादा फंस जाता है, दक्षिण को विजित करने में अपना पूरा का पूरा समय गंवा देता है। इसी चक्कर में उसके बाकी जो अन्य राज्य थे वो भी स्वतंत्र होने लगते हैं। हालांकि जब तक वो रहा तब राज्य इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाए, लेकिन वो जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद जितने भी मुगल वंश के शासक आए हैं वो सब काट के उल्लू थे, और उन लोगों में कोई के अंदर ऐसे गुण नहीं थे जो औरंगजेब को टक्कर दे सकें, अकबर को टक्कर दे सकें। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद मुगल वंश का पूरा पतन हो जाता है। आज तो कुछ पता ही नहीं कहाँ गया मुगल वंश, है ना। चलिए, रतौंधी नामक रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए के कारण। विटामिनों से संबंधित भी एक क्लास हो गई है, वहाँ मैंने बताना भूल गया था, उसको भी आप लोग देख लें। 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप क्लासों को अच्छे से देखेंगे दोस्तों तो आपके ना 15 नंबर के आसपास तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। शर्त एक ही है कि पूरी क्लासों को आप लोग देख लें, और ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं हैं,
है ना। 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, कोई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इतना फास्ट रिवीजन उसमें है, खटाखट 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 तुरंत तुरंत करते चलें और याद भी साथ में करते चलें, है ना, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है आपके लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इस रोग के कारण अंधेरे में कम दिखाई देता है। इसके साथ आंखों में आंसू की कमी से आंखें सूख जाती हैं और उनमें घाव भी हो जाते हैं। विटामिन ए का ही रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलम ने किया, याद रखिए, विटामिन ए का आविष्कार किसने, मैकुलम ने किया। और विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने, ये फंक है, याद रखिए, 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की थी। बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बैनगंगा पे। 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। रिपीट, बालाघाट शहर किस नदी के, बैनगंगा पे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, बैनगंगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बुरहानपुर, इन 3 पे प्रश्न लगातार घूम घूम के बार बार आ रहा है। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी के ग्राम मुंडारा, कौन सा, मुंडारा, इसको याद रखिएगा, के समीप रिजोला ताल के कुंड से हुआ है। कौन सा ताल, रिजोला ताल। वैनगंगा नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है। ये भी याद रखें कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मिट्टी का बांध स्थित है। क्लियर है। निम्न में से खाने का सोडा क्या होता है, विज्ञान में ये प्रश्न पूछा गया था। तो NaHCO3 ये खाने का सोडा होता है। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई बाई हैं जो घर पर खाना बनाने के लिए आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर में काम के लिए आप लोग बाई वगैरह लगाते ही हैं, तो उनको ध्यान रख लीजिएगा कि वो खाना बनाने के लिए आती हैं। तो बस सोडियम बाइकार्बोनेट से खाने का सोडा आपको याद आ जाएगा, और NaHCO3 को आप लोग याद कर लें। खाने का सोडा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 है। खाने के सोडे का उपयोग विभिन्न व्यंजनों को बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में यानी आग बुझाने में, बेकरी के उद्योग में, ये जो ब्रेड वगैरह बनती हैं, और प्रतिकारक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा, तो वो कौन सा होता है, Na2CO3। Na2CO3 इसको हम कौन सा बोलते हैं, धोने का सोडा। इसके पहले यदि दोस्तों देखा जाए तो एक NaCl पर भी प्रश्न आया था। NaCl इसको हम क्या बोलते हैं, नमक या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। प्रश्न तो इससे काफ़ी आ रहे हैं, आप लोग क्लास को देख लेंगे तो क्लास में आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। कैल्शियम फास्फेट से भी प्रश्न आ चुका है। CaSO4 से आ चुका है प्रश्न, है ना। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से भी आ चुका है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे भी प्रश्न आ चुका है। तो इनसे प्रश्न लगातार बन रहे हैं। सल्फर सल्फाइड से भी प्रश्न आ चुका है। क्लियर। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ प्रभावित होती है, एक प्रश्न दोस्तों ये आया है। तो यह राजस्थान में प्रभावित होती है, हम सबको मालूम है, राजस्थान से होती हुई ये बाद में जाके गंगा से मिल जाती है। गंगा आगे चल के अरब सागर में मिल जाती है ना। सहायक नदी यमुना की नदी है, याद रखिए, ये जो चंबल है ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। माफ़ करिए, मैंने गंगा बोल दिया, ये यमुना से जुड़ जाती है और यमुना फिर गंगा से मिल जाती है और गंगा उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल नदी का ही पुराना नाम चंद्रवती है दोस्तों। एक नाम और इसका आता है चमड़ावती, चमड़ावती। एक और आता है चम्रवती, चम्रवती। चलिए, माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है। तो 10 मार्च 1945। सिंधिया आप लोगों को पता है शिवपुरी और ग्वालियर से संबंधित हैं। एक और प्रश्न आया था जॉर्ज कैसल, यहाँ नहीं आया है प्रश्न, कल आया था, आज मैं इसको दोहरा देता हूँ। तो जॉर्ज कैसल भवन ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है, और इसको भी सिंधिया लोगों ने ही बनाया था जॉर्ज पंचम जी के आगमन पर। जॉर्ज पंचम जी के आगमन पर आज भी यह है, और आज ये टूरिस्टों के लिए एक बढ़िया सा पैलेस है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पर रुकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आ चुका है। प्रश्न आया था कि ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, इस प्रकार से प्रश्न था कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। N2O इसका सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, मेडिकल लाइन से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो राजस्थान के साथ तो दोस्तों मुरैना कर देता है, जो धौलपुर वाली सीमा होती है, और सीधी जो है वह छत्तीसगढ़ के साथ कर देता है। तो इस प्रकार का प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट की प्रश्नों में देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। सेकंड शिफ्ट, ठीक है, चलिए। हिंदी प्रबंधन लगभग में वैसे ही आ रहे हैं दोस्तों, तो उनको भी आप लोग देख लें। हिंदी में और प्रबंधन में इनके जो टॉपिक हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, एक दिन छोड़ एक दिन के हिसाब से अलग अलग चीज़ों पर वो दे देते हैं। वही संधि, विसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, कर्मवाच्य, भाववाच्य, शुद्ध, अशुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो
तो इस तरीके के उसमें बार बार आ रहे हैं और घूम घूम के हर बार वो अकेले एक तरीके से देखा जाए तो उदाहरणों को अलग कर देते हैं और उनका जो टॉपिक है वो उसी तरीके का है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न था। तो रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, ये तो यहाँ पे इसका आंसर है। जिनका कार्यकाल याद रखें दोस्तों, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा। पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जिनमें स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाना, असहयोग और सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी सभी एक तरीके से देखा जाए तो आंदोलनों में ये सक्रिय रूप से रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एक प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 70.6%। कितनी है? 70.6%, 70.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% थी। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है। दोनों पर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा जा चुका है, सबसे कम साक्षर जिला पूछा जा चुका है। और अभी अगर देखा जाए तो पिछली बार मृत्यु दर पर प्रश्न आ रहा था कि मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है। तो दोस्तों कितनी थी मध्य प्रदेश की मृत्यु दर, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो 43। प्रत्येक 1000 नवजातों पर 43 जो नवजात हैं वो समाप्त हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की ही है। अगर देखा जाए जो मृत्यु दर है इसको हम क्या कह सकते हैं, या शिशु मृत्यु दर। क्या? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ठीक है। और अगर देखा जाए सबसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। कौन है? तो हरियाणा। ठीक है, चलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर केवल उस व्यक्ति को ही साक्षर माना जाएगा जो किसी भाषा को पढ़ और लिख दोनों सकता है। जो किसी भाषा को पढ़ और लिख, ये यहाँ पे लिख जो है वो हट गया है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पढ़ और लिख दोनों सकता है वही साक्षर होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? देखिए आप देखेंगे तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सरल आ रहे हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। 7 पहाड़ियों पर बसे भोपाल शहर को 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल में तालाब का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया। आप लोग जानते हैं भोपाल में 2 तालाब हैं, एक बड़ा तालाब है और एक छोटा तालाब है। ठीक है, चलिए। सिंध और बेतवा नदी के बीच कौन सा शहर स्थित है? सिंध और बेतवा, चलिए दिमाग लगाइए। अशोकनगर। अशोकनगर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। जिले की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं अच्छी तरह से नदियों से घिरी हुई हैं, नदियों से घिरी हुई हैं। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? LNIPE, LNIPE। चलिए, ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। ग्वालियर नगर के प्रथम महापौर पहाड़गढ़ के राजा पंचम सिंह की इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब स्वाधीन भारत में सन 1957 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का शताब्दी वर्ष मनाया तो यह तय किया गया कि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में दोस्तों एक बात और बता दूं, एशिया का यह पहला फिजिकल कॉलेज है। ठीक है, एशिया का पहला फिजिकल कॉलेज है, यानी चीन वीन में भी नहीं खुले थे, पहला फिजिकल कॉलेज। अब सोचिए भारत में कब खुल गया था, समझना, भारत में कब खुल गया सबसे पहले। चीन वीन में तो बाद में आए हैं फिजिकल कॉलेज वगैरह, लेकिन चीन फिर भी अगर देखा जाए तो ओलंपिक में देखिए कितना आगे रहता है, भारत कितना पीछे रहता है। भारत की कुछ व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। हालांकि ये जो कॉलेज है बहुत ही बढ़िया कॉलेज है दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पढ़ा करते थे। चलिए, चूँकि मैं ग्वालियर से जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए ग्वालियर की जब भी बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को कब निर्मित किया गया था? तो 1940 से 45 में। कब? 1940 से 45 में। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। किसने की है? चार्ल्स बेबेज ने। भारत का पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन। कौन सी होती है? अपचयन। अब इसको समझें, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है।
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को हटाना या किसी अन्य अधिक विद्युत प्रांतवकता वाले तत्व को बाहर निकालना होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन। याद रखिए, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन को हटाना हो या किसी अन्य अधिक विद्युत, ये विद्युत ऋणात्मकता है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व को बाहर निकालना होता है तो इसे ही अपचयन कहते हैं। याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, है ना। इस तरीके से ओम होता है। चलिए, पौधों में हरित वर्णक जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं क्या कहलाते हैं? तो हरित लवक। एक ये प्रश्न था। पौधों में हरे वर्णक पर्णहरित जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? जबलपुर। देखिए कितना सरल था। पाताल पानी कहाँ स्थित है? तो इंदौर। ये भी अपन इसको भी एक तरीके से इजी की श्रेणी में ही रखेंगे, सरल की श्रेणी में ही है, पढ़ने वालों के लिए बहुत सरल है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, कम से कम 8वीं बार तो ये प्रश्न पूछा ही गया होगा। ठीक है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? ये प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, लेकिन एमपीपीएससी वाले इसको तुरंत कर देंगे दोस्तों। 335 एडी से 380 एडी तक, मतलब कि 335 ईस्वी से, ये याद रखिएगा, ईस्वी से 380 ईस्वी तक। एडी को अपन ईस्वी कहते हैं और बीसी को अपन क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए, गुप्तों का शासन ईस्वी में है और मौर्यों का शासन ईसा पूर्व के समय पे है, इतना याद रखें। सिकंदर ईसा पूर्व में आया हुआ है। हूणों का आक्रमण जब हो रहा है तब ईस्वी है, ये भी याद रखें। हूणों का आक्रमण गुप्तों के समय में हुआ है ना। चलिए, भीतरी स्तंभ लेख यही तो बताता है हमको कि हूण भारत में आ रहे हैं। डॉक्टर लीला जोशी को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा के क्षेत्र में। मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरी बार दोस्तों ये वाला प्रश्न आया हुआ है, किससे? डॉक्टर लीला जोशी से संबंधित। शिफ्टों के हिसाब में देख लिया जाए तो दोस्तों 5वीं बार यह प्रश्न आ चुका है। तारीख के हिसाब से 3 बार प्रश्न आया है, शिफ्टों के हिसाब से 5 बार ये प्रश्न आ चुका है। यानी डॉक्टर लीला जोशी से संबंधित, कब इनको पद्मश्री मिला, है ना, किससे संबंधित हैं, इस तरीके के। बायोगैस को ऑक्सीजन में कैसे बदला जा सकता है? एक ये प्रश्न था पर ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कैसा प्रश्न था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। चलिए, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। फिर कहूँगा यदि आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जो अपन क्लास को बंद करते हैं और मिलते हैं कल एक नई